नमस्कार, मैं नित्यानंदम श्री आयुर्वेद की पाठशाला में आज चर्चा करूंगा हाई प्रोलैक्टिन की वजह से पुरुष या फिर महिलाएं दोनों के ही बीच एक प्रॉब्लम कॉमन है कि स्तनों से पस या पानी जैसा पदार्थ निकलना। हालांकि ये महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है, लेकिन पुरुषों में भी कभी कभी हो सकती है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या लक्षण हैं इसके, कैसे आपको पता चले कि बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ गया है, और इसके पीछे हमें कैसे काम करना है इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा जो मेरा खुद का अनुभूत है और आजमाया हुआ है। बल वृद्धि के लिए भी साथ में इसके प्रयोग बताऊंगा महिलाओं को, क्योंकि अगर बल वृद्धि नहीं की जाए तो फिर दोबारा से ये प्रॉब्लम होने का डर रहता है। और साथ ही साथ जिनको मोटापा है, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे रोगों का, तो उसके लिए ये भी साथ में ये प्रयोग छोटे छोटे हमने करने हैं। साथ ही साथ इस रोग के कारण, लक्षण, चिकित्सा, पथ्य अपथ्य सब कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में, आँखों के थोड़ा पीछे छोटा सा मटर के दाने जितना एक ग्लैंड, एक ग्रंथि होती है जो एक रस बनाती है, एक स्राव बनाती है, सेक्रीशन क्रिएट करती है। बस वो सेक्रीशन का नाम ही है प्रोलैक्टिन। ये तब बनती है जब महिलाएं प्रसव के दौरान बच्चों को दूध पिलाना होता है, तो ये जब बनता है तरल पदार्थ, तो इससे शरीर को इशारा मिलता है कि उसे दूध बनाना है। और ये कई बार उस पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन बिगड़ जाए या उसमें कोई ट्यूमर हो जाए तब भी ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन या स्ट्रेस ज़्यादा लेना या पित्त का बढ़ना या यूँ कह लो कि शरीर में गर्मी का बढ़ना, कई बार तो डिलीवरी के बाद वैसे ही शरीर कमज़ोर हो जाना, ये भी कारण है इसके लिए। ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी को प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो उसके पीछे ट्यूमर ही होगा उसके ब्रेन में। हालांकि एक कारणों में से ये भी हो सकता है। उसको तो हम इस दवाई से नहीं कवर कर पाएंगे, उसके लिए अलग उपचार होगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी कारण होंगे प्रोलैक्टिन के बढ़ने के लिए, उसमें ये आज का जो वीडियो है उसमें ये मदद करेगा। हालांकि जिनको ट्यूमर की वजह से बढ़ रहा है उनके लिए भी ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, थोड़ा समय के लिए ही सही कह लो, लेकिन जो ये पस या फिर तरल पदार्थ का निकलना है स्तनों से, तो एक तरह से ये भी प्रदर है। तो इस प्रदर को शांत करने के लिए तो ये ही वीडियो में जो मैं चीज़ें बताऊंगा, सभी चिकित्सक भाई बहन इसको नोट कर लें। मैं सच कह रहा हूँ और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने इसमें देखा कि काफ़ी महिलाएं या पुरुष जो हैं वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमारे को ये चीज़ ने आराम दिया। तो लक्षण आप समझ जाएंगे। चिकित्सक भाई बहनों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेद को सीख रहे हैं, इंटरेस्ट है उनको सीखने का, उनको मैं बता दूं कि स्तनों से तरल पदार्थ सा निकलना और डिस्चार्ज होना पस जैसा, और इसके अलावा कई बार पता नहीं चलता, डिस्चार्ज तो नहीं होता या हो भी जाता है, लेकिन मासिक अनियमितता शुरू हो जाती है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, छाती में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है और बांझपन के लक्षण कुछ दिखाई देते हैं। कई बार नोट बन जाती है ब्रेस्ट में, तो दूध इकट्ठा हो जाने से अंदर। तो ये कई कारण हैं, कई लक्षण हैं। तो इसमें से कोई, अगर किसी को सिर दर्द हो गई, क्योंकि मैंने इसमें सिर दर्द बोला है, या किसी को पीरियड इरेगुलर हो गए, तो वो ये सोच ले कि मेरे को भी प्रोलैक्टिन ही बड़ा होगा। ऐसा भी नहीं है। हम बहुत सारे साइन सिम्टम्स को देख करके एक रूप बनाते हैं किसी रोग का, कुछ बहुत सारे लक्षणों को देख करके। तो ये एक बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब आते हैं इस पे चिकित्सा पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पत्रांगासा के 4 चम्मच और प्रद्रांतक रस नाम की जो एक गोली है, ये 2 रत्ती की गोली लेनी है। दोनों को ही आपने बराबर पानी मिला करके पत्रांगासा में, उसके साथ एक गोली, ये सुबह दोपहर शाम 3 वक्त लेनी होती है खाने के बाद। यहाँ मैंने 3 वक्त को लिखा है त्रिकाल मतलब 3 टाइम्स अ डे। सो चिकित्सक भाई बहन इस तरह की शैली का प्रयोग कर सकते हैं अपनी पर्ची पे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा रहेगा। आयुर्वेदिक ढंग है ये, हमारे शब्दावली आयुर्वेदिक है ये, मतलब ये सांस्कृतिक है।
तो अधोभुक्त यानी खाना खाने के बाद, आफ्टर मील। क्यों? क्योंकि आफ्टर मील देने से पेट के नाभि से ऊपर वाले रोगों में ज़्यादातर औषधि काम करती है, ज़्यादातर, होगा ही ऐसा नहीं है लेकिन ज़्यादातर। तो उसमें फिर हम खाने के बाद देंगे, और खाने के बाद में भी इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर तो कोई रोगी या रोगिनी पतली है, शरीर पतला है, तो हम तुरंत बाद दे देंगे ताकि उससे वजन बल बढ़े। अगर कोई मोटे शरीर का है तो फिर उसको बोलते हैं 20 मिनट आधे घंटे बाद लो। तो ताज़ा पानी मिलाना है। अनुपान के तौर पे हम हरी इलायची 3-4 रत्ती साथ में पीस करके डाल सकते हैं इसी औषधि में और दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार आप देंगे तो 70% केसेस तो इसी से ठीक हो जाएंगे, ऊपर वाली 2 औषधियों से। लेकिन 30% केसेस में क्या होगा कि आपके पसीने निकाल देगा वो पेशेंट, ऐसा होगा, क्योंकि उसकी थोड़ी प्रॉब्लम गड़बड़ होगी या डाइट में कुछ वो अपथ्य कर जाएगा, या आपको कुछ उसका पता नहीं चल पाएगा क्यों इसको इतनी ही डोज असर नहीं कर रही। तो उस समय में फिर अनुपान लगाने से वो थोड़ी मेडिसिन ज़्यादा तेज़ी से असर कर जाती है। और कई बार हम हर व्यक्ति को ज़्यादा रस वटियाँ और ये सब दे भी नहीं सकते, तो कई बार तो प्रद्रांतक रस भी नहीं दे सकते, तो फिर हम पत्रांगासम में खाली इलायची डाल करके इस तरह से, या प्रद्रांतक के साथ पत्रांगासम दोनों के ही साथ इलायची डाल करके देते हैं। इसमें एक मैंने सफ़ेद रंग से चंद्रकला रस भी लिख रखा है। वो इसलिए लिखा है कि अगर किसी महिला को या पुरुष को रक्तस्राव भी हो रहा है चेस्ट से या फिर किसी और बॉडी के पार्ट से, जैसे वीर्य का भी स्राव हो जाता है, कई बार पुरुषों को नाइट फॉल भी हो जाता है, या वैसे पेशाब के साथ भी धात का आना, ये सभी में ही काम आ जाएगा आज का नुस्खा। तो इसमें चंद्रकला रस जो है वो भूमिका निभाएगा पित्त को शांत करने की, और कहीं ना कहीं से कोई खून आ रहा है तो उसकी। तो ये हो गया उपचार। ये मैंने देखा 15 दिन में अपना असर दिखाना शुरू करता है, और 15 दिन में पेशेंट कहने लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ मुझे आराम है। तो पता चल जाता है कि औषधि ने काम करना शुरू कर दिया। और कितने से कितने समय तक दे सकते हैं ये तो चिकित्सक अपनी समझ से देखे। कि फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि अगर एक 48 दिन का एक मंडल होता है तो मिनिमम इतनी देर दे करके उसके बाद उससे रसवटियाँ वापस ले करके कुछ ऐसी औषधियाँ लगातार चलवाई जा सकती हैं, जैसे पत्रांगासम, इलायची, जो कि उसकी 2-4-6 मास चल सकती हैं उसके रोग को पूरा शांत करने के लिए। तो इस तरह से ये उपचार हो गया। उसके बाद बल वृद्धि के लिए, यानी अगर उस रोगी को बल बढ़ाना है कि वापस वो रोग ना आए, तो साथ साथ ही इस प्रॉब्लम की दवाई देने के साथ साथ ही या कुछ 1-आध हफ्ता रुक के थोड़े उसके सिम्टम्स शांत होने के बाद आप शुरू करवा सकते हैं बंग भस्म 1 रत्ती, कुक्कुट अंडतक भस्म, यानी मुर्गी के अंडे की जो भस्म है। हालांकि ये 2 तरह की आती है, एक नॉर्मल वाली और एक जिसमें हिंगुल मिली होती है, जिसमें घुटाई हुई होती है जिसकी, तो वो तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉमन वाली जनरल मिल जाए तो भी बहुत है 1 रत्ती। तो ये दोनों लेकर के मिला लेनी है। 1 रत्ती कितना होता है आप लोग 125 मिलीग्राम समझ लें। तो उसमें अगर कुक्कुट अंडतक भस्म ना मिले तो सफ़ेद रंग से मैंने नीचे लिख रखा है मोती पिष्टी, तो वो भी उसकी जगह ले सकते हो। और साथ में भी मिलाना चाहें तो मिलाई जा सकती है, लेकिन फिर दोनों की मात्रा आधी आधी रत्ती होगी। लेकिन हम मिलाते नहीं हैं, ये दोनों ऊपर वाले दोनों बहुत बढ़िया है, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। बंग भस्म और कुक्कुट अंडतक भस्म 1-1 रत्ती लेकर के उनको आप प्रातःकाल खाली पेट या फिर दोपहर को खाने के बाद, सुबह लेंगे तो खाली पेट, खाने के बाद लेनी है तो दोपहर को आप उनको आंवला के मुरब्बा के साथ या फिर मलाई के साथ, हालांकि मलाई के साथ नमक वाली चीज़ नहीं लेते इसलिए खाना खाने के फिर आध पौन घंटे बाद ही दी जाए, तो इस तरह से दे देते हैं। नहीं तो 12-1 बजे दोपहर को जब शिखर पे धूप होती है तब भी दे देते हैं। और भारी चीज़ है ये, थोड़ी पचने में कैल्शियम कंटेंट है थोड़ा, इसलिए रात को नहीं देते। तो ये अनुपान इसका मैंने आंवला इसलिए बताया क्योंकि कई बार पहले से ही पेशेंट जो होता है उसके अंदर स्निग्धता की कमी नहीं होती, तो फिर हम आंवला के साथ देते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर खुश्की है या कुछ इस तरह के भी हैं समस्या, तो फिर मलाई से देते हैं। और ये रेगुलर कुछ हफ्ते तो ली ही जा सकती है, लेकिन इसमें कैल्शियम होने की वजह से हम इसको, मैं मानता हूँ कि कुछ समय के लिए आपको देखने के बाद, जैसे महीना 1.5 महीना दे भी दिया किसी को, तो उसको थोड़ा 15-20 दिन बंद करा के भी शुरू कराया जा सकता है, ताकि किसी को पथरी वगैरह है तो फिर तो बिल्कुल नहीं देते। तो ये है। उसके बाद यदि अब पेशेंट साथ साथ में पतला नहीं है, उसमें तो मोटापा, ये जो पिछला प्रयोग था इससे तो बल बढ़ेगा, थोड़ा पुष्टि आएगी, लेकिन जो ये मोटापा अगर किसी को साथ साथ हो तो वो भी साथ में कम करना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर वो बल वृद्धि वाला करें या ना करें, लेकिन
मोटापा वाला प्रयोग ज़रूर कराएं उनको कि घृत कुमारी एलोवेरा 4 चम्मच उसका जूस लेना है, गेहूं का ज्वारा भी 4 चम्मच लेना है, और ताज़ा मिल जाए ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया। ताज़ा गेहूं का ज्वारा तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा पी लेते हैं क्योंकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होना, फ्रेश है, तो वो तो आधा कप भी पी लेते हैं। इसमें डाल लीजिए गिलोय का सरस 4 चम्मच, या ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने की तो 2 चम्मच। शीशम का रस तब देते हैं जब बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ दिख भी रहा हो सामने। कई बार पित्त के साइन आते हैं पेशेंट में, दिख रहे होते हैं सामने, कई बार वो लुप्त होते हैं लेकिन उसका कोई रूप अलग होता है। तो शीशम का स्वरस देना पड़े तो पेशाब का रंग देख करके दे दिया जा सकता है। और पीपल का पत्र जो है उसके भी रस निकाल करके 2-4 चम्मच इसमें ऐड किया जा सकता है, क्योंकि पीपल तो बहुत रोगों में काम आता है, खासकर प्रदर रोगों में और पित्त के इस तरह के रोगों में बहुत अच्छा है। इसमें हम ब्रह्मी आदि भी मिला सकते हैं मस्तिष्क की शांति के लिए, क्योंकि उसमें फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए भी अच्छी हो जाएगी, और स्ट्रेस ना ले वो व्यक्ति तो वो भी काम उसमें हो जाएगा। सुबह शाम खाली पेट 1-1 कप गुनगुने पानी में मिला के दिया जा सकता है, हालांकि तीव्र गर्म पानी इस रोग में नहीं देना होता। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमने पथ्य, अपथ्य क्या रखने हैं। पथ्य का मतलब होता है जो चीज़ करनी है, पथ्य यानी मेरा जो पथ है, रास्ता है, मार्ग है, मैंने कहाँ चलना है, और अपथ्य यानी जहाँ मैंने नहीं, जिस रास्ते नहीं चलना, तो वो दोनों चीज़ें समझ लेते हैं। अनार सेवन करना इसमें अच्छा है और ये ताकत भी देगा, खून भी बढ़ाएगा और प्रदर को भी शांत करेगा, ठंडा है। आंवला का मुरब्बा दिया जा सकता है, देना ही चाहिए दिन में कभी भी, जैसे मैंने सुबह या दोपहर को वो जिस बल वृद्धि के प्रयोग के साथ लगवाया है, तो ये कहीं ना कहीं अनुपान ही है, ये सारे औषध के साथ कहीं ना कहीं चल सकते हैं। मीठी छाछ, मक्खन, घी, खीर, जीरा भोजन में चल सकता है। चावल का धोवन, पानी, पिच पिलाई जा सकती है। मिश्री, और जो हमने सबसे पहला प्रयोग जो पत्रांग के साथ ना देना हो वो टैबलेट को, तो फिर चावल के पानी के साथ भी दे देते हैं, साथ में भी पिला देते हैं देने के बावजूद भी। मिश्री, गुलकंद, गिलोय आदि सब। ब्रह्मचर्य का पालन में जितना रह सके पेशेंट वो उसके लिए सोने पे सुहागा है। और सामान्य आहार विहार तो नॉर्मल डाइट तो खानी ही है। बाकी परहेज़ क्या रखने हैं, मिर्च, मसाले, इमली, दही और गुड़। हालांकि मैंने छाछ वहाँ अलाउड की है मीठी, लेकिन दही नहीं लेंगे जिसमें बिल्कुल पानी नहीं मिला हुआ, और जो सॉलिड वाली वो दही नहीं लेंगे। गुड़ नहीं लेना। बासी भोजन, चिंता करना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, हर छोटी छोटी बात को दिमाग पे लेना, दिमाग का वो हार्मोनल सिस्टम सारा बिगड़ जाता है। अचार, गरम मसाले, बहुत ज़्यादा कामुकता या इस तरह के ख्याल में या इस तरह के एक्टिविटीज़ में रहना, और ये सब मना है। रोगी की प्रकृति की विकृति के अनुसार जो भी और अन्य परहेज ज़रूरी लगे, जो उसकी डाइट में, कोई चॉकलेट ना खाए वो, या कोई गर्म चीज़ ना खाए, ये सारा, ग्रीन टी ना पिए, कॉफ़ी ना ले, तो ये सारा ध्यान रखना है चिकित्सक भाई बहनों को। तो मैंने इसमें देखा कि बहुत सारे लोगों को तो कुछ हफ्तों में ही, यानी 15 दिन के अंदर अंदर ही आराम दिखने शुरू हो जाते हैं, और हम 2-3 माह में कराते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ज़्यादा लगे प्रयोग कराने की ज़रूरत, तो फिर हम रसवटियों को तब तक देते हैं जब तक पेशेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है। उसके बाद फिर उसको उनकी मात्रा या घटाते हुए या फिर बंद करके सामान्य जो आसावरिष्ट और बटियाँ आदि हैं उस पर रख करके आराम से उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये था प्रयोग जिसमें प्रोलैक्टिन के बारे में मैंने बताया, और आप भी इसको जब आप अपनी डायरी में नोट करेंगे, साथ ही साथ जो मेरी फीडबैक्स हैं वो भी आपने नोट करी हैं, पर अपनी भी कुछ केस स्टडीज़, अपना भी एक्सपीरियंस धीरे धीरे इसमें जब आपके ऐड होना शुरू हो जाएगा तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और किस प्रॉब्लम पे इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आपके बीच में आऊँगा जल्दी ही कुछ नई जानकारियों के साथ। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।